हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार पाथ टू सक्सेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम। देखिए बेटा, इससे पहले मैं आपको आवेश का इतिहास और आवेश के विभिन्न मात्रक तथा आवेश के गुणधर्म ये मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं। अगर आप सबने वो मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज मैं आपको स्थिर वैद्युतिकी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको दो आवेशों के बारे में बताना चाहूंगा। परीक्षण आवेश, नाम से ही पता चल रहा है परीक्षण, जिसका उपयोग केवल अध्ययन के लिए किया जाता है। तो बेटा आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह आवेश जिसका उपयोग केवल अध्ययन के लिए किया जाता है, संसार में ऐसा कोई आवेश होता नहीं है। इस आवेश का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल हम अध्ययन के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसे हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी समझ गए होंगे बेटा कि परीक्षण आवेश क्या है। टेस्ट चार्ज है जिसका उपयोग अध्ययन के लिए किया जाता है, स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आप हमें क्यों बता रहे हैं इसके बारे में, आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा परीक्षण आवेश क्यों बता रहा हूं आपको। जैसे मुझे किसी निकाय में बहुत से आवेश है, Q1, Q2, Q3, Qn, बहुत सारे आवेश है। इन सब का अध्ययन करना, इन सब पे बल निकालना है या विद्युत क्षेत्र निकालना है या विभव निकालना है या स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो बेटा इसका अध्ययन करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश का उपयोग करेंगे Q0। इसके स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। जब इसके स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बेटा Q0 ना तो Q1 पे बल लगाएगा, ना ये Q2 पर बल लगाएगा, ना ये Q3 पर बल लगाएगा। मतलब अगर हम Q0 आवेश को Q1 के पास, Q2 के पास, Q3 के पास लेकर आएंगे तो ये इन पर कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, बल नहीं लगाएगा, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाएगा, विभव प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए बेटा हम लोग परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्ययन के लिए भाई मैंने आपको बताया कि इसका स्वयं का कोई आवेश नहीं होता, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, फिर भी हम अध्ययन के लिए इसे धनात्मक मानते हैं। क्या बेटा, याद रखना कि हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो आवेश होता है वो होता है उच्च विभव। क्या होता है? उच्च विभव। और जितने भी हम परिकल्पनाएं करते हैं बेटा, वो सभी की सभी हम क्या करते हैं? उच्च विभव पर जाकर करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके क्या सपने होंगे? आप सबके सपने होंगे बेटा कि सर मैं बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हूं, मेरे को बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिले या बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले या फिर मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिले, राइट, मुझे बहुत बड़ा घर मिले, बहुत लंबी सी गाड़ी हो ना, बहुत बड़ी गाड़ी हो। तो आप सबके ये ख्वाब होंगे, लेकिन आप में से किसी का ऐसा तो ख्वाब नहीं होगा सर छोटी सी परसेंटेज बन जाए, ठीक है, छोटी सी नौकरी हो, छोटी सी सैलरी हो, बस हमारा टाइम पास हो जाए, नहीं ना। तो हम सबके सपने बड़े होते हैं। ठीक उसी तरीके से बेटा हम जब परीक्षण आवेश को पढ़ते हैं बेटा तो इसको उच्च विभव पर लेके चलते हैं और उच्च विभव पर हम इसे क्या लेते हैं? धनात्मक। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आवेश के द्वितीय प्रकार बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के बारे में बताता हूं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए बेटा, जब दो आवेशों के बीच की दूरी, मैंने कहा ये 10 माइक्रोकूलम है, ये 20 माइक्रोकूलम है और इनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 10 × 10⁻⁶। मैंने आपको आवेशों के गुणधर्म में बताया था कि क्या होता है? म्यू माइक्रो होता है। C फॉर सेंटी, सेंटी को हम 10⁻² से लिखते हैं, तो 20 × 10⁻⁶। तो आपने क्या देखा कि 10⁻⁻6 है आवेश का परिमाण, जबकि दूरी कितनी है बेटा? 10⁻²। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी आवेश के परिमाण की तुलना में बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10⁴ गुणा। भाई 10⁻⁻6 और 10⁻²में कितने का फर्क है? 10⁴ का, और इसे हम बोलते हैं 10,000 गुणा। मतलब हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी, इन दो आवेशों के बीच की दूरी जो है वो आवेश के परिमाण से 10,000 गुणा ज्यादा है। तो बताओ बेटा ये कैसे आवेश हुए? बिंदु आवेश हो गए। ठीक है, तो आप परिभाषा में तौर पे लिख सकते हैं कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी
आवेश के परिमाण की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। और बिंदु आवेश के स्वयं का विद्युत क्षेत्र होता है, और ये ध्यान रखना बेटा, ये काल्पनिक नहीं होता, ये वास्तविक होता है, और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अरे आदमी छोटा है तो क्या हुआ, है तो सही ना, कहते ना, गरीब आदमी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। तो इसका मतलब बिंदु आवेश है, मगर इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि काल्पनिक है। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए अब ये भी याद रखना बेटा कि जो कूलाम का नियम होता है वो बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, इसलिए हमने बिंदु आवेश पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मैं बात करूं बेटा, जयपुर से जम्मू कश्मीर के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो है 1100 किलोमीटर। कितनी है, 1100 किलोमीटर। जबकि जयपुर और जम्मू कश्मीर के बीच में जो ट्रेन चल रही है उसकी लेंथ है बेटा 1 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, ट्रेन कितनी लेंथ की है, 1 किलोमीटर की है, और डिस्टेंस कितनी लेंथ है, 1100 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ट्रेन की लेंथ कैसी होगी, बहुत कम। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि ट्रेन बिंदु वस्तु है, किसके रेस्पेक्ट में, जयपुर से जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी की तुलना में। ठीक है, तो आप बिंदु आवेश का कॉन्सेप्ट समझ गए कि आवेश का परिमाण दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत कम, या फिर ऐसे उल्टा कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी आवेश के परिमाण से बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे आवेश बिंदु आवेश होते हैं, ये वास्तविक होते हैं, इनका स्वयं का विद्युत क्षेत्र होता है, और ये प्लस और माइनस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं बेटा, कूलाम का नियम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूलाम ने किस प्रकार से इस नियम को दिया। कूलाम जो थे बेटा वो एक टोरिजन बैलेंसोमीटर, ठीक है, टार्जन तुला जिसको हिंदी में कहते हैं, टार्जन तुला पर एक प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने जब टार्जन तुला पे प्रयोग किया तो बेटा इस नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया। इस नियम को उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से दो आवेशों के बीच में हम बल देख सकते हैं। तो कूलाम ने जो अपना नियम दिया बेटा, दो बिंदु आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को समझाने के लिए अपना नियम दिया। क्या बताया, देखिए मैंने कहा कि दो बिंदु आवेश है, ठीक है, Q1 और Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन में वैसे बता दूंगा कि अगर ये आवेश प्लस में है और ये आवेश माइनस में हो तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम दोनों को कैसे लेते हैं, धनात्मक ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सदिश निरूपण करेंगे वहां पे चिन्हों के साथ उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है बेटा, हम लोगों को माइनस का चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो याद रखना बेटा, यहाँ 2 कूलाम आवेश है और यहाँ माइनस का 3 कूलाम आवेश है, तो बेटा हम लोग उन आवेशों का गुणनफल कितना लेंगे, 6, ना कि माइनस का 6। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R², और जो ये समानुपाती स्थिरांक है ये हट जाता है बेटा K से, और इस K को हम बोलते हैं बेटा कूलाम नियतांक, और इस K का मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹। ठीक है, मात्रक में लिख देता हूं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं थोड़ा सा K के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर K क्या है। K कूलाम नियतांक है जिसका मान ये होता है। ठीक है, हर साल बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरल वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे कूलाम के नियतांक का मान बताओ, लोहे के क्यूरी ताप का मान बताओ, जल का पराविद्युतांक का मान बताओ क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपसे बोल देंगे कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो इस तरीके के न्यूमेरल वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन डायमेंशन का होता है, विमा पे आधारित प्रश्न होता है। ठीक, तो याद रखना बेटा, जितने भी हम नियतांक फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे बेटा, उन सबके आपको मात्रक और विमा याद होने चाहिए, और उन सबके आपको मान याद होने चाहिए। ठीक, देखिए बच्चों आगे, अब आपको मैं इसके मात्रक निकालना सिखाता हूं कि मात्रक निकालते कैसे हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक करते हैं इसको, मात्रक, K का मात्रक कैसे निकालते हैं। देखो, जिस भी का भी आपको मात्रक निकालना हो बेटा, उसको आप हमेशा LHS में रख दो, LHS में, बाकी सबको वज्र गुणा कर दो। ठीक है,
तो बेटा जब भी किसी का नियतांक का आपको विमा या मात्रक निकालना हो तो आप क्या करो बेटा, उसको आप LHS में रख दो फॉर्मूले में से, बाकी सबको RHS में भेज दो, ठीक है। और अब सबके मान रख दो। तो देखो ये बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है आवेश का कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम। इसकी विमा निकालनी हो तो ये हो गया बेटा m1 L1 T-2 L2 अपॉन T1 A1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा K इज इक्वल m1 L3 T-4 A-2। तो बच्चों ये हमारा K का मान हो गया और ये K का मात्रक हो गया, ठीक। ये K की विमा हो गई, ये K का मात्रक हो गया और ये K की विमा हो गई, ठीक है, नोट कर लो आप। अब ऐसा है बेटा, जब हम K को भी आगे एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं K इज इक्वल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब क्या मतलब है इस चीज का बेटा, इसका मतलब है निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता, कि कितनी बल रेखाएं निर्वात में से गुजर रही हैं। ओके, इसका मतलब होता है निर्वात में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इसका मात्रक और विमा भी पढ़ लेते हैं बेटा। हमने अभी पढ़ा था K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई K, और K का मात्रक अगर आप इसमें रख दो बेटा तो 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपसे एक नंबर में तुम्हारे बोर्ड के पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, ठीक। परिभाषा मैंने आपको बता दी बेटा, निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता, ठीक है। मैं इसको प्रूव कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि किस तरीके से ये डेफिनेशन मैंने दी है आपको, ठीक। चलिए अब आगे आता है बेटा एप्सिलॉन। अब मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों एप्सिलॉन m, माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता या माध्यम के द्वारा विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में लगाया गया अवरोध, ठीक। ये अवरोध क्यों है बेटा, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा, ठीक। चलिए अब आता है बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होता है एप्सिलॉन r, ये होता है बेटा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब रिलेटिव, सापेक्ष में माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक। तो याद रखना बच्चों एप्सिलॉन m और ये दोनों का मात्रक क्या होता है बेटा, समान होता है। भाई निर्वात, ये तो नोट के लिए निर्वात आ गया, माध्यम के लिए m मीडियम आ गया। तो बच्चों ये एप्सिलॉन जो r होता है बेटा, ये होता है मात्रकहीन और विमाहीन। इसका मतलब न तो इसका कोई मात्रक होता है न इसकी कोई विमा होती है, ये एक शुद्ध नियतांक है, ठीक है, एक शुद्ध नियतांक है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है बेटा, इसके कुछ मान आपको याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं वायु के लिए, इसका मान होता है 1, निर्वात के लिए इसका मान होता है 1, जल के लिए इसका मान होता है बेटा 80, और धातु के लिए इसका मान होता है बेटा अनंत। कितना मान होता है बेटा, अनंत। तो अभी मैं आपको बताता हूं अनंत कैसे होता है, ठीक। पहले आप इतना समझ लो बेटा, ठीक, इसको नोट कर लो आप सभी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि कूलाम का नियम माध्यम में, और मैं आपको वो परिभाषा भी बताऊंगा बच्चों इसकी कि किस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो देखो इधर मुझे पता है बेटा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या होता है बेटा R स्क्वायर। इस K का मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये नोट है मतलब निर्वात में, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा निर्वात। तो ये जो बल है कहाँ लगा है बेटा, 2
आवेशों के मध्य कूलाम्ब बल निर्वात में। ओके, अब हम पढ़ते हैं बेटा माध्यम में। तो F माध्यम ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्यों? माध्यम में m आ जाएगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था बच्चों एप्सिलॉन r जो होता है वो होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m हो गया बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, माध्यम में F माध्यम में कूलाम्ब बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन m को हम लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक चश्मा बनाता हूं बच्चों, ये पूरा का पूरा किसके है? निर्वात के। तो F माध्यम F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r, मतलब माध्यम में कूलाम्ब बल निर्वात में लगने वाले उन्हीं आवेशों के मध्य कूलाम्ब बल के एप्सिलॉन r अनुपात होता है, मतलब कम होता है। तो इसका मतलब निर्वात में बल F नोट का निर्वात, निर्वात में माध्यम से बल क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। माध्यम में बल कम होता है कूलाम्ब बल, और निर्वात में कूलाम्ब बल ज्यादा होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूं फिर समझना आप। मैंने कहा दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल कितना है? 800 न्यूटन लगता है। जल में उन आवेशों के मध्य बल क्या होगा? ठीक, देखो बच्चों अभी हमने निकाला F माध्यम F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, माध्यम कौन सा है हमारे पास? जल। तो F जल F निर्वात बटे एप्सिलॉन r क्या? जल, जल में रखा है, तो बल हो गया 800/80। क्यों? मैंने आपको भी बताया था बेटा माध्यम का एप्सिलॉन r क्या होता है? अपेक्षित विद्युतशीलता 80। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो बल कितना रह गया? 10 न्यूटन। तो बच्चों बल के मध्य जल कितना जल में बल कितना रह गया? 10 न्यूटन। पहले कितना था? 800 न्यूटन। अब सोचने की बात यह है बेटा कि दो आवेश थे Q1 और Q2। ठीक है, उनको मैंने हवा से उठा के जल में रखा, न तो उनके बीच की डिस्टेंस बदली न आवेश का मान बदला, तो बल को कम किया किसने? बल के मान को घटाया तो किसने घटाया है? ये सोचने की बात है। तो देखो बेटा कूलाम्ब बल में हमें पता है 3 चीजें होती हैं, आवेश, विद्युतशीलता और दूरी। तो न तो आवेश बदला न दूरी बदली और बल घट गया, तो इसका मतलब इस बल को किसने परिवर्तित किया है? इस एप्सिलॉन ने, मतलब बल को कम किया है। इसलिए बेटा मैंने परिभाषा में आपको बताया था कि निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता या निर्वात द्वारा विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में लगाया गया अवरोध को हम विद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलिए बेटा अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूं इसके बारे में। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज बताता हूं कि ऐसा क्या होता है कि विद्युतशीलता जो है विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर ले बेटा अच्छे से। मैं कहता हूं बेटा ये विद्युत क्षेत्र है, बल रेखा प्लस से कहां जाती है बेटा? माइनस में जा रही है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस विद्युत क्षेत्र में एक धातु का गोला रख देता हूं, धातु का गोला। तो अब हमें पता है बेटा प्रेरण के कारण, प्रेरण विधि में आवेशन में समझा चुका हूं, प्रेरण के कारण प्लस से यहां क्या उत्पन्न हो जाएंगे? माइनस। इधर क्या उत्पन्न हो गया बेटा? प्लस। ओके, तो बल रेखा प्लस से कहां चली गई? माइनस में। बल रेखा प्लस से कहां चली गई बेटा? माइनस में। तो अब आपने क्या देखा बेटा, इस गोले ने जो आपकी बल रेखा पहले प्लस से यहां जा रही थी, बोलो बीच में ये रास्ता ब्रेक कर दिया या नहीं कर दिया? रास्ता टूट गया। तो इसका मतलब बल रेखाओं के मार्ग में इसने क्या लगा दिया? अवरोध। ठीक है, अब ये धातु का गोला है, अगर इस पे प्लस का 4 है बेटा तो इस पे भी माइनस का 4 उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? धातु के पास मुक्त आवेश होते हैं, मुक्त आवेश होते हैं। इसका मतलब प्रेरण के कारण, प्रेरण से इस पर जितना, इस प्लेट पर जितना आवेश था, प्रेरण से इस पर उतना ही आवेश प्रेरित हो गया।
तो प्लस से बल रेखा स्टार्ट हुई, माइनस पर खत्म हो गई, तो बोलो बल रेखाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो उसने सारी की सारी बल रेखाओं को रोक दिया, A to Z रोक दी। इसलिए बेटा मैंने आपको बताया था कि धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है, मतलब एक भी बल रेखाओं को जाने नहीं देगा। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। क्वेश्चन है, अगर दो आवेशों के मध्य बल 0 करना हो तो बताओ क्या करोगे? आप मेरा वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या करेंगे। ठीक है, अब आपने सोच लिया होगा बेटा, मैं इसका आंसर देता हूं। अगर दो आवेशों के मध्य अगर आपको बल 0 करना हो तो क्या करो बेटा, उनके मध्य धातु की प्लेट रख दो। मतलब धातु मतलब लोहे की प्लेट रख दो, चांदी की प्लेट रख दो, सोने की प्लेट रख दो, एल्यूमिनियम की प्लेट रख दो, तो बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिद्ध करके दिखाता हूं कैसे। F माध्यम, F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, मैंने कहा धातु, F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r धातु, और धातु का बेटा पराविद्युतांक मैंने अभी आपको बताया था अनंत, और 1 अनंत कितना होता है? 0। तो बल कितना हो गया बेटा? 0। तो अगर आप दो आवेशों के मध्य धातु की प्लेट रख देंगे बेटा तो बल 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि परीक्षण आवेश क्या है, बिंदु आवेश क्या है, तथा कूलाम का नियम किस प्रकार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करता है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, और वो किस प्रकार दो आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाओं को मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, और कूलाम का नियम निर्वात में ज्यादा होता है माध्यम की तुलना में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा बच्चों कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है, किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया की अनुपालना करता है, तथा किस प्रकार वह संरक्षी बल है और केंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप सबको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा हर चीज बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट लॉजिक से समझाने की। अगर आपका कोई साथी 12th क्लास में है और हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स टू ऑल।